जो नेवी वाले होते हैं ना, उनके घर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो होना ही होता है। मेरे सारे डेस्क पे छत्रपति का फोटो है, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक में अभी भी होगा, हमने द्वारका पे अटैक किया, इतने लोग मरे, बट हमारे हिस्ट्री बुक में है कि एक कुत्ता मरा था वहां पर द्वारका में, है ना, 65 में। कि अगर हमें मौका मिले तो हम तो बैंड बजा के आ जाएंगे पाकिस्तान का करके। तो सभी लोग हंस के मजाक में टाल दिया, अरे ये क्या करेंगे, सफेद कपड़े वाले क्या कर सकते। सफेद इटसेल्फ डिनोट्स पीस, ये एकदम शांत है ना, वो मॉन्ग टाइप है करके। बट जब हम घुसते हैं ना, बेकार घुसते हैं एकदम। सबसे बड़ा जो सरेंडर हुआ है आज तक के वॉर हिस्ट्री में, 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड पाकिस्तान का, POW, जिसको हमने बनाया, बड़ा फेमस फोटोज है 1971। हाँ, पाकिस्तान नेवी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसके नेवी के जहाजों को और सबमरीन को बोल रहा है कि बाहर मत निकलो, ये लोग पगला गए, ठोक देंगे। पहला गोली तुमने चलाया, आखिरी हम डिसाइड करेंगे कब चलेगी। एंड दैट इज व्हाई वी वेंट इनटू कारगिल वॉर। उसके बाद हमने किसी का नहीं सुना। तो मेरा एक वो बड़ा चक्कर था, मेरे चाचा गैंगस्टर थे, तो फिर मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी ये था। तो आई वॉज ऑलवेज, मेरी मम्मी शील्ड करके रखती थी ना कि पुलिस इसको ना उठा ले घर से टाइप। आप जब फौज ज्वाइन करते हो, आप अपना जान लेके रखते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको लगेगा कि मैं मरने से डरता हूँ तो यू शुड नॉट गो। मौत कभी भी आ सकती है वहाँ। सर पहले मैं जानना चाहूँगा थोड़ा इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी एक काफ़ी पुरानी फोर्स है, ब्रिटिश नेवी के टाइम नाम से पहले जानते थे इसको। तो उसकी जर्नी कैसे रही है नेवी की, पहले क्या था, अब क्या है, क्या चेंजेस आए हैं? तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप अर्थ को अगर एक नज़रिया से देखते हो, तो योर लैंड इज 29% एंड योर वाटर इज 71। तो ऑब्वियसली अगर पानी ज़्यादा होगा तो आपका जो जो लीथल फोर्स होता है, दैट इज थ्रू वाटर। अभी अगर आप हिस्ट्री देखो, हिस्टोरिकली, अभी से नहीं, रामायण महाभारत के ज़माने से आपने देखी हो, या कोई भी ग्रंथ आप उठा के देखो, सो सिर्फ जनरेशन्स बदलती हैं, राइट। सो पानी से अटैक होना या सी से अटैक होना या रिवराइन से अटैक होना, ये सदियों सदियों से चलता आ रहा है। तो जो नेवी की जो नींव है, ये आज से नहीं है, बहुत 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 जब से धरती बनी है तब से है, राइट। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो जो नोआ का जो आर्क है, जिसमें पूरे, जब वो बाढ़ आने वाला था, एवरीवन वाज देयर, दैट्स हाउ द शिप बिल्डिंग स्टार्टेड, राइट। एंड द ग्रेटेस्ट वॉरियर, अगर आप स्टोरी में या माँ लोरी में सुनाती है, स्टोरी में सुनाती है, एंड दैट इज नन अदर देन छत्रपति शिवाजी महाराज। सो इंडियन नेवी का जो भगवान जिसको हम बोलते हैं, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। जो नेवी वाले होते हैं ना, उनके घर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो होना ही होता है। मेरे सारे डेस्क पे छत्रपति का फोटो है, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। आज देखो टेक्नोलॉजी ये सब इतना है, इमेजिन उनके टाइम पे, अंग्रेज के पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 1600 ADs एंड ऑल, कोई उनको हरा नहीं सकता था, बिकॉज वाटर पे उनका उतना ये था। दैट इज व्हाट द नेवी का हिस्ट्री, बात ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिशर्स के बारे में अगर हम कहें, आज जैसे हमारा भारत है, आज हम इतने सारे स्टेट एक साथ है, एक गवर्नमेंट है, एक वी हैव अ प्रेसिडेंट एंड देन बहुत सारे स्टेट्स है। एक जमाने में वैसे नहीं था, हर प्रिंसली स्टेट होता था, अपने अपने महाराज होते थे। फिर इंडिया अगर आप देखोगे, भारतवर्ष, मुगल्स आए, फिर बहुत सारे लोग आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, देन द लास्ट वन वाज ब्रिटिशर्स, जो आए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, राइट। तो ब्रिटिशर्स वेर वेरी श्रूड पहले से। उनकी नेवी जो थी, या जो बोले कि उनका जो वाटर फोर्स था, दे वे मच मच स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजिकली, और उनके पास जो मैप्स थे, उनका जो ओशियन का नॉलेज था, बहुत पहले से बहुत था। जबकि हमारा भारतवर्ष का जो हमारा ऐसी लैंड में, हम यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक चले गए हैं, बट सी में हम उतना कैप्चर नहीं कर पाए। तो हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, सब लिमिटेड थे एक एक जगह, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, जिसको बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो अंग्रेज जब आए तो एक तो गोरा स्किन, तो हमारे लोग पहले ही ये हो गए, वो आते थे तो पूरा बारात का बारात आ जाता था, ट्रेड के नाम पे आते थे
यहाँ से कुछ लेके जाने, वहाँ से कुछ, तो धीरे 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 करके कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट से दोस्ती बनाई। अब जब प्रिंसली स्टेट से दोस्ती बनाते हैं तो उनको बाजू वाला जो होगा, जैसे आजकल हमारे यहाँ इलेक्शन में होता है ना, एक खुद नहीं जीत पाता तो दूसरे को लेके कोalition गवर्नमेंट और आम भरोसे गवर्नमेंट, वो सब सिमिलर सेम थिंग विच यूज टू हैपन। तो ब्रिटिशर्स ने उसका जो दे टुक एडवांटेज, उसको मालूम था ये स्टेट इससे लड़ रहा है तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ऐसे धीरे 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 करके वन फाइन डे वी वेर स्लेव्स ऑफ देम, जिसको तो बोलते हैं ना। कुछ जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पर क्या कोई नेवल वॉर भी हुई, उन्होंने अटैक किया और तो- हमारी किसी स्टेट की तो नेवी ने protect पहले किया? जो ब्रिटिशर्स आए, दोज डेज एरोप्लेन वगैरह नहीं होता था ना, तो सी के माध्यम से ही आते थे। तो सी एंड द नेवी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो नेवी थी छुटपुट इसमें थी, छत्रपति का एक था, फिर वहाँ ऊपर दूसरा किसी महाराजा का ये था, तो इन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया। एंड दैट्स हाउ धीरे 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 करके दे टुक अस ओवर। एंड एक टाइम ऐसे आया, जो आपका पहला सवाल था, इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री दिया उसका। एंड एक टाइम ऐसे आया कि वी वेर कॉल्ड नॉट इंडियन नेवी, वी वेर रॉयल ब्रिटिश नेवी। तो हमारे जो लोग थे जो सोल्जर्स और जो सेलर्स और ये थे, ये उनके लिए काम करते थे। हमारे यहाँ भूखमरी थी, हमारे यहाँ स्लेवरी थी, हमारे यहाँ हम आज़ाद नहीं थे। तो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स क्या करते, दो तरीके के लोग होते थे। एक तो रिवोल्यूशनरी, भगत सिंह साहब या जो भी क्रांतिकारी हुए, जो आज हम जिनको जानते हैं जिनके नाम से, और दूसरा एक ऐसे है कि सर्वाइवल, कुछ नौकरी करके। तो ब्रिटिश नेवी जब बनी ना, तो उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट सब जगह छाप दिया कि आप नेवी ज्वाइन कर लो, आपको खाना भी मिलेगा, आपको रहना भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। और तब का यूथ फिर थोड़ा डाइवर्ट होकर, आज भी जैसे होता है ना गवर्नमेंट जॉब, तो काफी लोग वो जॉब के Entice चक्कर हो में दे वेंट देयर, एंड दैट इज हाउ द रॉयल ब्रिटिश नेवी वाज फॉर्म्ड। और काफी, जैसे हम लोग इंडियंस है, हम लोग पहले से एकदम बोलते हैं ना शांत स्वभाव के लोग हैं। एट द सेम टाइम वी आर वॉरियर्स, है ना। अगर आप ऊपर से देखो, कश्मीर से लेके यू गो टू वेस्ट, यू गो टू ईस्ट, यू गो टू साउथ, सब जगह वॉरियर स्टेट्स ही थे। तो बिकॉज ऑफ आवर वॉरियर नेचर, बिकॉज ऑफ आवर डेयरिंग थिंग, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में वी प्लेड अ पाइवटल रोल। हम लोग ब्रिटिश नेवी के लिए काफी कुछ किए। कहानी ये भी है कि कुछ कुछ नेवल सेलर्स वगैरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट किए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरे जहाज पे चढ़ के 2-4 किलोमीटर स्विम करके वहां जाके चाकू मार के आए। ऐसे भी बहुत सारी कहानियां। बट अनफॉर्चुनेटली क्या था कि इंडिपेंडेंस नहीं था हमारे पास, रिकॉग्निशन भी कम था, और कहीं ना कहीं वी ऑल नो हाउ दी हिस्ट्री इज, है ना, टिल 1947। बड़ा इंटरेस्टिंग, सिंस वी आर ऑन दैट क्वेश्चन, हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। शायद तभी भी नहीं मिलता, तो 1945 में, ये बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है, एक नेवल म्यूटनी हुई थी। नेवल म्यूटनी मतलब, जहां हम बैठे हैं आज मुंबई में, अगर आप कोलाबा में जाओगे, अगर आप कोलाबा में पीछे की तरफ जाओगे, जहाँ कोली बस्ती होती है ना, एक्चुअल मुंबई कर्ज जो होते हैं, वहां पर अभी भी एक नेवल बेस है विच वॉज कॉल्ड HMIS तलवार। तभी वहां के जो सेलर्स होते हैं ना, उन्होंने म्यूटनी चालू कर दी। म्यूटनी मतलब, वी कांट से म्यूटनी, इट वाज द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्चुअल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश नेवी। एक दिन सुबह सुबह जब ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स आए, तो इन्होंने वो बेस में सब ब्रिटिश छोड़ो और बड़ा हंगामा कर दिया। उन्होंने 33 ब्रिटिश शिप को कैप्चर कर लिया हमारे लोगों ने। एंड इतना बड़ा, यह बम्बई में पूरी गोली चल रही थी। जो ब्रिटिश आर्मी थी जिसमें इंडियंस थे, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया इनके ऊपर, पुलिस ने गोली चलाना से मना कर दिया, एंड काफी कुछ हुए। लेकिन सबसे धोखा किसने दिया? पॉलिटिशियंस, तभी भी तो जो नेवी के जो मेन, जो 5-6 लोग जो मेन लीडर थे, उसको बुलाए साइड पे, बोला कि आप सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल। यही जो बड़े बड़े नेता पार्टी है ना, एक तो जिन्ना साहब, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जो थे, ये उनको सरेंडर करवाए, और ब्रिटिशर्स से जब सरेंडर हुआ तो सब भूल गए, एंड देन दे वर जेल्ड, एंड तब से वो जो मोमेंट चालू हुआ, वो बहुत एक क्रांतिकारी मोमेंट ले लिया, दी वेरी फेमस नेवल म्यूटनी।
नहीं तो हमें आज़ादी 1950 तक भी नहीं मिलता। सिमिलर चीज आई थिंक सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बोलते हैं। Exactly. जब आज़ाद हिंद फौज आई तो उस टाइम के पॉलिटिशियंस ने बोला कि अगर ये लोग अटैक करेंगे तो हम पहले आगे आके बचाएंगे अपने Exactly. लोगों को। Exactly. तो आज़ादी उसकी वजह से भी थोड़ी पोस्टपोन हुई। Exactly. तो सर ऑपरेशनली नेवी कैसे चेंज हुई, जैसे ब्रिटिश के टाइम पे थी और जैसे इंडिया के फ्रीडम के बाद हुई, उसमें क्या डिफरेंस तो आया? फ्रीडम के बाद ना बड़ा अफरा तफरी था। एक तो कैसे आपको सडनली दे दिया गया, तो हमारे जो लोग थे, जो तब द इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोलते थे, सबने 1950 पकड़ के चल रहे थे, और 1947 में आपको बोल दिया कि देश आज़ाद हो गया। यू कैन इमेजिन कि क्या अफरा तफरी मची Chaotic होगी। रहा होगा। एंड द वेरी फैक्ट दैट आज़ादी के 4-5 साल तक जो नेवी थी, स्पेशली सिंस आई विल टॉक अबाउट नेवी, हमारे नेवल चीफ वाज अ ब्रिटिश गाय। अच्छा। आज़ादी के 4-5 साल तक, इवन जब पाकिस्तान बना वहाँ भी जो नेवी चला रहे थे वो ब्रिटिश वाले ही थे। Okay. बट दे डिड अ ट्रांजिशन, हमारे जो लोग थे, जब वो अफसर बने, एंड जब जिसको अब आज हम एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड ऑल, तभी जॉइंट सर्विसेज का ये होता है, जिसे ब्रिटिश के जो आर्म फोर्सेस थे उन्होंने हमारे लोगों को ट्रेन किया था तभी। एंड धीरे 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 दैट ट्रांजिशन टुक ओवर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है ना, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स वापस इंडिया में रह गए, बोला हम वापस नहीं जाएंगे, एंड दे सर्व्ड एज अ इंडियन नेवल ऑफिसर। Okay. एंड काफ़ी गैलेंट्री अवार्डीज भी है उसमें। सो ये बड़ा एक ट्रांजिशन था। एंड मजे की बात ये है ना कि अगर आप 1962 की वॉर देखोगे, 1962-65, जो जब आज़ाद हुआ और हमें प्राइम मिनिस्टर मिला और जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उन्होंने नेवी को डिफेंसिव फोर्स रखा। डिफेंसिव उनके हिसाब से यह था कि पुलिस सब देख लेगा, नेवी आर्मी सब तो सिर्फ डिफेंसिव है, कौन ही हमें अटैक करेगा, कौन हम पर अटैक करेगा। बट अगर आप 1947-48 देखो तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली, पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट वॉर व्हिच वी कश्मीर फॉट पे उन्होंने start कर दिया। 47-48 में। फिर जब 62 की वॉर हुई चाइना के साथ, वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस, वी लॉस्ट दैट वॉर। Yeah. एंड देन 65 फिर से पाकिस्तान में हुआ। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, 65 तक पाकिस्तानी नेवी वाज स्ट्रॉन्गर देन अस। अच्छा। हमसे पहला सबमरीन उनके पास था, पाकिस्तानी नेवी। अच्छा। और 65 में जब वॉर हुआ, पाकिस्तान ने अटैक जब द्वारका पे किया हमारे यहाँ, वो बात अलग है कि उनका चला नहीं कुछ। पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक में अभी भी होगा हमने द्वारका पे अटैक किया, इतने लोग मरे, बट हमारे हिस्ट्री बुक में है कि एक कुत्ता मरा था वहां पर द्वारका में, है ना, 65 में। तो तब जाकर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और सबको ये हुआ यार, नेवी, क्योंकि इंडिया तो घिरा हुआ पानी से, 3 तरफ से ओशियंस है, नेवी स्ट्रांग होना चाहिए करके। एंड दैट इज हाउ द ट्रांजिशन स्टार्टेड अप। तो 65 और 71 के बीच में इतने सारे एक्विजिशन हुए। रशिया से हमने जहाजें खरीदी, यूके से जहाजें खरीदी, एंड जब 71 के वॉर में हम गए तो फिर बैंड बजा दिया पाकिस्तान का। सो आई थिंक 65 से 71 के बीच में इंदिरा गांधी आई और Correct. सब फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हुआ। मॉडर्नाइजेशन हुआ वहां पर, वो एक काफी अच्छा दौर था हमारे लिए। 71 तो काफी डिसाइसिव था। तो 71 की भी स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ना काफी लोगों को आर्मी के बारे में सब जानते हैं अभी। जैसे सैम मैनेकशॉ साहब का जो मूवी आया था, ही वाज सच अ ग्रेट वॉरियर, 7 गोली लग कर भी जो आदमी करके मिलिट्री क्रॉस, उसको इमीडिएट उनको मिलिट्री क्रॉस दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्हाई आई एम डाइग्रेसिंग इज बिकॉज मुझे वो हीरो के बारे में बताना है। उनके जैसा फौजी नहीं है, 7 गोली लग के गिर गए। एंड ही वाज, जब वो ब्रिटिश अफसर उससे मिलने आए थे, इमीडिएटली उसने अपना मिलिट्री क्रॉस निकाल के उनकी छाती पे लगाया, बोला कि इससे बड़ा वॉरियर नहीं है इस कंट्री पे, जबकि वो पारसी अफसर थे, है ना। इंटरेस्टिंगली उनका एक भाई भी एयरफोर्स ऑफिसर, वाज एयर मार्शल। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते। ही इज आल्सो गैलेंट्री अवार्डी। तो 1971 में क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। 65 में जब हमारे नेवी को डिफेंसिव रोल दिया गया, तो नेवी के जो चीफ थे तभी, वो बोला इंदिरा गांधी या और बाकी लोगों को यही बोला कि अगर हमें मौका मिले तो हम तो बैंड बजा के आ जाएंगे पाकिस्तान का करके। तो सभी लोग हंस के मजाक में टाल दिया, अरे ये क्या करेंगे, सफेद कपड़े वाले क्या कर सकते। सफेद इटसेल्फ डिनोट्स पीस, ये एकदम शांत है ना, वो मॉन्ग टाइप्स है करके। बट जब हम घुसते हैं ना, बेकार घुसते हैं एकदम। तो 1971 में क्या हुआ, सबसे पहले अगर आप 1971 की वॉर देखोगे, वॉर चालू हुआ 1970 में ही।
हमने चालू किया था नेवी ने, इंडियन नेवी, खुफिया जिसको बोलते हैं ना, कवर्ट एंड ओवर्ट जो होता है। हमने क्या किया, 71 की वॉर क्यों हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज पाकिस्तान एज अ कंट्री, एक वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, और उसके बीच में पूरा इंडिया है ना। तो यहाँ जो पाकिस्तान का ये था, देवर उर्दू पॉपुलेशन या मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ था बंगाली पॉपुलेशन, और दोनों का मिलना तो संभव ही नहीं था बिकॉज ये बंगाली बोलते थे, बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम, और यहाँ पर पाकिस्तानी उर्दू जो प्रॉपर टाइप बोलते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा एट्रोसिटी करने लग गया उन पर, और जब वहाँ नेशनल इलेक्शन हुआ तो एक बंगाली पार्टी जीत के आई, मुजीबुर रहमान जिसको बोलते हैं ना, उनकी पार्टी। अब ये लोग एक्सेप्ट करने तैयार नहीं हुए, बोला ठीक है इलेक्शन जीता तो क्या हुआ, भाड़ में जाओ करके ना तुम, और वहीं से लफड़ा चालू हो गया उनका। और इतना बेकार था कि वेस्ट पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी वहां जाके रेप बिप करने लगे हम रोड पे। कहते हैं कि करीब दे किल 10 लाख पीपल, 10 लाख पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड मेन, रोड पे। ब्रूटल, एब्सोल्यूट ब्रूटल। अब डिसएडवांटेज ये क्या था कि बांग्लादेश इज क्लोज टू अस ना, वो लोग धीरे 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 करके हमारे अंदर आने लग गया, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, दैट साइड हमारी फटी पड़ी हुई थी बिकॉज इकोनॉमिकली वी वे डाउन। तभी वो एक बहुत बड़ा ये आया था बंगाल फेमिनिन जिसको बोलते हैं, फेमिनिन जिसको बोलते हैं, ऐसी भूखमरी चल रही थी अपने यहाँ। अब रेफ्यूजीज जो अंदर आए उसका भी लेना देना, यहीं खाने को कुछ नहीं। तब इंदिरा गांधी को लगा कि होने वाला है करके, यू नो, वॉर। एंड तब उन्होंने सैम मैनेक्शा को पहले ही बोला था कि आपको अटैक करना है। तो सैम मैनेक्शा वाज दैट लीडर जिसने बोला भैया श्रीमती गांधी जी रुकिए, मैं बोलूंगा तब वॉर होगा, आप बोलोगी तब नहीं होगा करके, है ना। वेरी फेमस थिंग, क्या प्रिपरेशन का टाइम। तो इंडियन नेवी ने क्या किया, इंडियन नेवी एक साल पहले, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, जब मैं फौज में था, नेवी में, तभी भी मुझे नहीं पता था, अभी तो सिंस रिसर्च कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, एक बंगाली कैप्टन है, कैप्टन MK रॉय, और इन्होंने स्ट्रेटेजिकली उन्हीं को चुना जो बंगाल के आसपास है, और वेरी जो 10-10 किलोमीटर स्विमिंग कर जाते हैं ना ऐसे। तो इन्होंने एक खुफिया, दे मेड अ वेरी स्ट्रांग फोर्स, आज जिसको मरीन कमांडोज बोलते हैं ना। एक जमाने में वो लोग डाइवर्स और सी डाइवर्स होते थे, तो उनका एक ग्रुप बनाया, और 4 ऑफिसर और कुछ 12 सेलर्स, ये बांग्लादेशी लड़कों को ट्रेन करने लगे, है ना। बांग्लादेशी लड़के 15 से लेके 18 साल के लड़कों को चुनकर उनको ट्रेन करने लगे। उनकी रोज पीटी होती थी और स्विमिंग होता, बिकॉज बांग्लादेश इज अ रिवर कंट्री ना वहां पर। और ये लोग भी लुंगी बनियान में घूमते थे, अपने जो इंडियन ऑफिसर्स, और ताकि कोई पहचाने नहीं, दाढ़ी बीड़ी लगा के उनके साथ ही। और ये मुक्ति बाहिनी बोलते हैं इनको, यू नो, बांग्लादेशी। तो इनको स्विम करा रोज स्विमिंग, यू नो, 5-5, 6-6 किलोमीटर। और एक ऐसे तैयार कर दिया कि ये लोग 5 किलोमीटर स्विम करेंगे, एक माइन होता है लिम्पेट माइन जिसको बोलते हैं ना, वो अपने बदन पे लगाएंगे, स्विम करके जाएंगे। और तभी प्लास्टिक नहीं होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं दूसरे पॉडकास्ट में ही बोला। प्रॉब्लम क्या था कि लिम्पेट माइन पानी में गिरे तो उसके बाद कुछ आधा घंटे में फूट जाएगा। अब ये 5 किलोमीटर स्विम करना है तो कैसे पॉसिबल होगा। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था ना, लिम्पेट माइन ऐसे होता है और एक ऐसे डंडा होता है टाइप्स। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, प्लास्टिक तो तभी था नहीं। तो ये लोग ऐसे रात को दारू पी रहे थे, इंडियन फौजीज जो बैठ के, बोला साला करे क्या करके ना। तो किसी ने ऐसे हंसते हंसते खेल के बोलता है साला उस पर कॉन्डोम्स लगा दो करके ना, ऐसी मस्ती मस्ती में बोल दिया। एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ग्रेट थिंग। एक्चुअली में कॉन्डोम्स लगाए उस पे, लिम्पेट मैन ऐसे ये। और सडनली वहां से नेवल हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट पे आ रहा है कि कॉन्डम के डब्बे चाहिए। तो हेडक्वार्टर्स में सब परेशान, बोले साला इनको क्या बजाने बोला था रे, क्या बजा रहे हैं करके। तो वैसी अफरा तफरी मच गई। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्डम वी वन द वॉर, यू नो। तो ये जो बांग्लादेशी लड़के स्विम करके जाते थे, जहाज पे पहुंचे, कॉन्डम निकाल दिया, लिम्पेट माइन चिपका दिया, फिर वापस आ गए। स्टोरी कभी सुनी नहीं है। और धाड़ वी एटलीस्ट 40 to 45 पाकिस्तानी शिप्स और मर्चेंट शिप्स, बोट्स को हमने ये किया। तो क्या होता है, एक चैनल जब होता है ना जहां से जहाज आता है, अगर मैं वहीं सब जहाज को डुबा दूं तो अंदर चला गया, तो दूसरा का जो ऊपर से जहाज आने वाला है वो पास नहीं होगा, बिकॉज चैनल इज ब्लॉक। एंड तब तक फिर आर्मी ने अटैक कर दिया। एंड दैट इज हाउ वन ऑफ द वेरी कोवर्ट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड था,
कुछ साल पहले। अभी एक बुक आई थी ऑपरेशन एक्स, ओके। जिसमें कैप्टन सामंत जो थे उन्होंने ही लिखा है वो किताब। अच्छा तो उसमें डिक्लासिफाई किया, अच्छा। और उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि यार इन्होंने ऐसे किया कर। और पैरेलली क्या हुआ, ये तो चलता रहा। फिर 1971 में इंडियन नेवी ने जो वॉरशिप्स थे, हमें ना जुगाड़ू है, भारतीय लोग जो है, इंडियन लोग है जुगाड़ू है। रशिया से हमने शिप खरीद लिया, वीर वीर क्लास शिप बोलते हैं जिसको, वीर, विद्युत, ऑल दोस थिंग। रशिया को भी नहीं पता था कि ये लोग ना जुगाड़ करके यूज कर लेंगे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो कंडम कर दिया था, बोला कि नहीं ये चलेगा नहीं ज्यादा। अपन ने कुछ यहाँ मशीनगिरी किया और वही जहाज को पाकिस्तान में लेके गए और कराची को ठोक दिया। कराची, मरकाम जो भी थे ना, गदर, तीनों, और पूरा कराची वाज बर्निंग फॉर सो मेनी डेज। वी लॉस्ट वन शिप, INS कुकरी बोल के, 144 सेलर्स और ऑफिसर्स गए नीचे। उनमें कैप्टन मुल्ला साहब है, उनका बड़ा फेमस स्टोरी है। ही वेंट विद द शिप। अच्छा। कैसे होता है ट्रेडिशन नेवी में ना, जब जहाज डूबती है जो कैप्टन कैप्टन होता है ना, साहब। ही हैज टू गो विद इट। तो साहब ऐसे बैठ के सिगार पी रहे थे, और उनके बाकी सबको उन्होंने बचाया जितने भी बच सकते थे, और वो शिप जैसे नीचे गए, ये ऐसे सिगार के साथ नीचे गए। इज अ महावीर चक्र। ओके। सो दैट वाज 1971, जब नेवी प्रूव्ड दैट वी आर नेवी। बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। 1971 का जो 4 दिसंबर है, जब हमने कराची को मारा, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज नेवी डे। क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब दिन हमने मारे, तो 4 को हमने बोला कि ये नेवी डे होगा करके। वैसे हाँ मतलब वेस्टर्न कमांड ने जब अटैक किया पाकिस्तान पे कराची को, तो ये तो काफी फेमस हुई है कि उनका पूरा उन पे जो राशन बचा था वो भी खाली 9 दिन का बचा था। नेवी ने पूरा ही उनको ब्लॉकेड कर दिया था वहाँ पर। सेम थिंग हैपेंड कारगिल वॉर में भी। जब कारगिल की बात करेंगे तभी सेम थिंग अगेन, यू नो। सर फ्लो में बताइए दीजिए। तो 71 वाज दैट वॉर, फर्स्ट वॉर, एंड देन तभी नेवी का दबदबा हुआ। सडनली एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट नेवी नेवी नेवी। एंड सबसे बड़ा जो सरेंडर हुआ है आज तक के वॉर हिस्ट्री में, 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड पाकिस्तान का, POW, जिसको हमने बनाया, यू नो, बड़ा फेमस फोटोज है। 1971 में। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेवी, एवरीवन वाज स्टार्टेड स्पीकिंग, नेवी को और स्ट्रांग बनाए हमने, बिकॉज यू नो वी स्टार्टेड परचेसिंग शिप्स। एयरक्राफ्ट कैरियर आया, विक्रांत, जो INS विक्रांत है, 71 में INS विक्रांत वाज देयर। बाद में हमने विराट लिया, फिर अभी तो विक्रमादित्य है, और देयर इज न्यू विक्रांत विच हैज कम। ऑल दोस थिंग हैपेंड। 1999 कारगिल वॉर की जब हम बात करें, इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन विजय। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कारगिल तो कारगिल में हो रहा था, नेवी क्या कर रही थी, माउंटेन में आप जहाज लेके कैसे पहुंचे, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ यू नो द 1999। सो इट इज कॉल्ड ऑपरेशन तलवार। 71 में जैसे हुआ सेम, जब कारगिल में वहां वॉर चल रही थी, तो नेवी मूव्ड फ्रॉम हियर। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, तीनों एक साथ आए एंड वेस्टर्न कमांड के अंदर, और हम लोग गए ओखा। ओखा इज अ प्लेस इन गुजरात जहां से कराची 33 नॉटिकल माइल्स। आप ओखा में रात को खड़ा रहोगे तो कराची का टिप दिखता है, ओके। लाइट्स दिखती है वहां की। तो दैट इज इंडियन वाटर ना। तो हम 33 शिप लेके वहां पहुंच गए इंटरनेशनल वाटर के पास, कि कुछ भी करो हम ठोक देंगे करके। एंड वी अनाउंस टू दी वर्ल्ड, यू नो, अब गूगल करके देखोगे तो भी है। और पाकिस्तान की फट गई तभी। पाकिस्तान नेवी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके नेवी के जहाजों को और सबमरीन को बोल रहा है कि बाहर मत निकलो, ये लोग पगला गए, ठोक देंगे। बिकॉज दैट इज द टाइम वी लॉस्ट कैप्टन विक्रम बत्रा, वी हैड सौरभ का इशू, सौरभ कालिया का जो हुआ था। तो ऑलरेडी हम बहुत तपे हुए थे तभी कि मारना ही है करके। एंड दैट इज हाउ हमने पूरे उनका जो सी पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहां सब कुछ इंपोर्ट होता है, बहुत कुछ, राइट। मर्चेंट शिप्स आते हैं, मर्चेंट शिप्स आती, या मर्चेंट शिप्स आर समवन हु गेट द ट्रेड इन। तो उनके कंट्री में सिर्फ 6 दिन का राशन और 6 दिन का फ्यूल था, द इम्पोर्टेड राशन। सो कारगिल वॉर खत्म होने का वन ऑफ द मेन रीजन इज नेवी। ठीक है, आर्मी, यू नो, वॉट एवर आर्मी डिड, 527 सोल्जर्स वी लॉस्ट। अगर आप कारगिल कभी जाओगे या गए हो, इट्स अ डिफिकल्ट टेरेन, इम्पॉसिबल है वहां जीतना। वहां हमारे 23-24 साल के जो यंगस्टर्स थे, वी वन दी वॉर, बट दी वन ऑफ द मेन रीजन फॉर पाकिस्तान टू सरेंडर वाज द लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक रीजन। तो दिस वाज द पावर ऑफ नेवी, यू नो। आपने बताया किस तरह से पाकिस्तान ने टॉर्चर किया था कैप्टन विक्रम बत्रा को,
सौरभ कालिया को। सौरभ कालिया को, उस पर आप थोड़ा एम्फेसिस करेंगे? तो सी क्या हुआ, जब कारगिल वॉर क्यों छिड़ा, पहले कारगिल वॉर का बैकग्राउंड ये है कि कारगिल एक जगह है, वहां पर अगर आप आगे जाओगे, आप श्रीनगर से जब जाओगे, जम्मू से टुवर्ड्स वहां पे जाओगे, टुवर्ड्स ले जाओगे आगे, सो कारगिल, बटालिक, द्रास, दिस आर दी प्लेस, राइट। वहां पर पीछे बॉर्डर है पाकिस्तान को लग के, अदर साइड इज पाकिस्तान। तो क्या होता है, हर विंटर वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट, सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इज द्रास। और क्या होता है, वहां इतनी बर्फ होती है अक्टूबर नवंबर में कि इंडियन सोल्जर्स वापस आ जाते हैं, पाकिस्तानी वापस चले जाते हैं। वो साल ना हम पाकिस्तान से भाईबंदी कर रहे थे 1998 ना, गले मिल रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, लाहौर गए थे बहुत लोग यहाँ से। लाहौर समिट बोला जाता है, लाहौर बस, द वेरी फेमस लाहौर बस। हम लोग यहाँ मजे कर रहे थे, ये भाई भाई वाले, और वो लोग वहां पे अंदर आ गए, पूरा 12 किलोमीटर अंदर आ गए। कैन यू इमेजिन कि कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। ठीक है, अब आ तो गए, तो वहां के जो शेपर्ड्स होते हैं ना, चरवाहे, किसी ने बोला कि ना यहाँ कुछ अलग लोग घूम रहे हैं जूते बीते डाल के। तो भाग के इंडियन नेवी के बेस में आए, इंडियन आर्मी के बेस में, जाट रेजिमेंट थी वहां पे। उनको बोला कि ऐसे कुछ अलग तरीके के लोग दिख रहे, ये लोग यहाँ के नहीं है। तो कैप्टन सौरभ कालिया, ही इंसिडेंटली इज माय कोर्स इक्विवेलेंट, और 4 लोग उसके जो साथी थे, उनको बोला कि आप देख क्या हो, क्या चल रहा है। जब सौरभ गया तो वापस नहीं आया, उन्होंने सौरभ को पकड़ लिया और 5 को उन्होंने इतना टॉर्चर किया, उसकी दोनों आंखें निकाल दी, जुबान काट लिया, बदन के पूरे हड्डी तोड़ दिए, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, दांत पूरे तोड़ दिए, और सिगरेट का पूरा करीब 300 सिगरेट के नग थे बदन पे, सब 5 के। एंड व्हेन वी गॉट देयर मॉर्टल रिमेन्स, तब हम देख के बौखला गए कि ना ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना कैसे टॉर्चर कर सकता है, एंड उस दिन हमने कसम खाई कि पहला गोली तुमने चलाया, आखिरी हम डिसाइड करेंगे कब चलेगी। एंड दैट इज व्हाई वी वेंट इनटू कारगिल वॉर। उसके बाद हमने किसी का नहीं सुना। काफी लोग आए, बोला वॉर नहीं करना है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री थे ना तब तक, पाकिस्तान एंड बोथ ऑफ अस वर न्यूक्लियर दिस थिंग, एंड वी वेंट फॉर फुल फ्लेज वॉर। And war was localized to Kargil and that segment. So that is how the torture of Saurabh led to this. Saurabh के father आज भी केस लड़ रहे इंटरनेशनल कोर्ट ICJ में। अच्छा, ये जेनेवा कन्वेंशन की वजह से, जेनेवा कन्वेंशन को कोड ब्रेक किया, for that's why। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के स्टेप थे कारगिल के टाइम पे, इतना लॉस होने के बाद, इतना, तभी भी हमने डिसाइड किया कि हम LOC क्रॉस नहीं किएंगे। आपके हिसाब से उस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन क्या था? क्या हमें फुल फ्लेज्ड वॉर पे जाना था? पाकिस्तान वाज क्लेमिंग कि हमारे क्यों LOC नहीं क्रॉस कर रहे थे, बिकॉज पाकिस्तान कभी बोला ही नहीं कि ये हमारे सोल्जर्स है। वो तो इवन आज क्लेम करते कि अभी खुलासा होता, तभी वो लोग बोलते थे टेररिस्ट है करके। दे आर टेररिस्ट, दे आर नॉट द सोल्जर्स। तो अगर आपका कंट्री खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे सोल्जर्स नहीं है, तो देन इट इज नॉट अ वॉर, सो देन इट इज मोर ऑफ ए इंट्रूशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वी वे नॉट क्रॉसिंग LOC। तभी इलेक्शन खत्म हुई थी, या नहीं, इलेक्शन होने वाला था, वी हैड अ वेरी स्टैंड बाय गवर्नमेंट। कोई डिसीजन लेने के लिए वो नहीं था, क्योंकि लोगों को जस्ट मौका चाहिए था अगर कुछ गलत तो। बट हैट्स ऑफ टू अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही टुक दैट कॉल ऑफ सो दैट वाज द मेन रीजन जो आप LOC क्रॉस नहीं कर पाए। इवन एयरफोर्स का जो अजय आहूजा सर, व्हेन वी लॉस्ट हिम, वी लॉस्ट नचिकेता तो बाद में वी कुड गेट हिम एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर करके पकड़ लिया था, वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो फिर कब का कब हो चुका होता। सो दिस वाज द रीजन। तब का भारत अलग था, अभी अगर करो तो साला घुस के मारेंगे ना। 2000 जब हमने पूरी को देखा, बालाकोट में देखा, सो दैट्स हाउ। तो सर यूजर्स के लिए, अगर कोई नेवी के लिए इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो आपकी वो जर्नी कैसे रही कि फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड आपने कौन से एग्ज़ाम दिए, वहाँ पर जाकर क्या आपका पूरा प्रोसेस रहा, SSB हुआ, और कैसे आपने वो न्यूज़ अपने घर वालों को दिया? आई थिंक एक फ़ोन कॉल अलाउ होता है आपका पूरा सिलेक्शन के बाद, तो वो कैसी फीलिंग थी, वो पूरी जर्नी? सुना, नेवी जाने के लिए अगर कोई लड़का लड़की या कोई भी नेवी जाना चाहता है, पहले तो 12वीं इज द फर्स्ट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिसर एंट्री। पहले 12वीं के बाद आप NDA का एग्जाम देते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड दी INA एग्जाम्स, ये दोनों पैरेलल होते हैं। किसको अगर नेवी में जाना है,
प्योर नेवी में जाना है तो आप आईएनए का एग्जाम देते हो, 12 साइंस इज कंपलसरी। और अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ऑप्शन मिलता है आपको। ओके। ये पहला पड़ाव होता है। तो ये अब रिटर्न एग्जाम्स बहुत टफ होता है। 20-25 लाख बैठते हैं बच्चे, 390 सीट है सिर्फ। ओके। पहले आप रिटर्न एग्जाम में फिल्टर हो जाते हो। रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गए तो 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। इंडिया में एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो 5 दिन चलता है, बहुत टफ होता है। एंड दे सी यू इन एंड आउट। बहुत सारे टेस्ट होते हैं 5 दिन में, साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजिकल, जीटीओ टेस्ट, बोलते हैं ना, थॉट एंड एक्शन एंड वर्ड्स, जो भी है सब मिक्स करके, लेक्चरेट एंड देन फिजिकल टेस्ट। ये सब होने के बाद अगर सपोज 60-70 लोग आए होंगे तो 3 या 4 सिलेक्ट होंगे उसमें, बाय गॉड, मतलब उससे ज्यादा नहीं होता। वो हो गया, आपको लगेगा कि सही हो गया। उसके बाद होता है 5 दिन का मेडिकल। अच्छा। इट इज वेरी वेरी टफ मेडिकल्स, हर बॉडी का हर पार्ट ऐसे देखते हैं कि जैसे है ही नहीं टाइप्स, दे वांट टू सी एवरीथिंग, राइट। अब उसमें बहुत लोग उड़ जाते हैं। किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा, किसी 6x6 का इशू होगा, कुछ भी होगा। अब वो मेडिकल भी क्लियर हो गया, फिर होता है ऑल इंडिया मेरिट, अच्छा। करीब 500 लोग अगर क्लियर कर गए, लेकिन सीट ही आपका 300 समथिंग है, 330 और बाद में 390 अभी, तो उतना ही लोग होगा। तो जो 110 जो बच गए, वो 10-15 लोग वेटिंग लिस्ट पे आ जाएंगे। बाकी लोग को फिर से पूरा प्रोसेस देना होगा अगले बार। ये नहीं कि पास हो गए तो आप हो गए मेरिट में। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन इफ यू वांट टू गो। सो बड़ा टफ होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक फॉर मेरे लिए, आई कम फ्रॉम छोटे जगह से आता हूँ, इंग्लिश बोलने की भी वांदे थे, बट पढ़ाई में ठीक ठाक था। एंड एटीट्यूड, गली वाला एटीट्यूड था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ये, सो आई कुड क्लियर द एग्जाम्स। तो सर क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि थी आपके अंदर जो कि मेजर ड्राइविंग फैक्टर था कि आप? वन इज पैशन, प्योर पैशन, जो बहुत सारे यंगस्टर्स में होते हैं फौज जाने का। एक होता है पैशन, दूसरा होता है पैशन को रियलाइज करना, कि ठीक है मुझे फौज में जाना है, तो देन मुझे पता करना है कि मैं फौज में कैसे जाऊं। तो यंग एज से आपको फिजिकल्स पे बहुत ध्यान देना होता है, रनिंग हुआ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ, वो माइंडसेट, डिसिप्लिन हुआ, फिर नॉलेज, किताबों का नॉलेज, पढ़ाई का। बहुत हाई फाई आईआईटी टाइप्स नहीं होता है, बट आईआईटी इज मोर ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज मोर ऑफ एवरीथिंग ओवरऑल। एंड फिर मेडिकली आपको देखना, आज के जमाने में मेडिकली आपको देखना है कि ज्यादा कुछ लफड़ा ना हो, पुलिस केस ना हो, यू शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम ऑल द क्रिमिनल थिंग्स। सो मेरा एक वो बड़ा चक्कर था, मेरे चाचा गैंगस्टर थे, तो फिर मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी ये था। तो आई वॉज ऑलवेज, मेरी मम्मी शील्ड करके रखती थी ना कि पुलिस इसको ना उठा ले घर से टाइप्स, बिकॉज एक बार वो रिकॉर्ड आ जाता है तो इट बिकम्स टफ। सो इसलिए मैं घर से थोड़ा दूर रहा 1-2 साल, मतलब मामा के घर जाके रहा, जस्ट ये पैशन पूरा करने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग ये था, सब हो गया, मेडिकली आई वाज आउट, एनडीए नेशनल डिफेंस। तो 12th के बाद मेडिकल में मेरी लग गई, बिकॉज आंख का थोड़ा इशू था। देन आई डिड माई इंजीनियरिंग एंड आई वेंट टू आईएनए, फिर से इंडियन नेवल एकेडमी एज एन इंजीनियर। सो ये जर्नी थी। तो जो भी बच्चे ट्राई करेंगे, तो उस ग्रेजुएशन के बाद भी सेम प्रोसेस है? हाँ, तो ये पहला 12th के बाद हो गया। 12th के बाद बोला तो आप 16-17 साल के होते हो, एंड फिर आप 4 साल ग्रेजुएशन कर ले, 20-21 साल के हो जाएंगे। आजकल प्रॉब्लम क्या, सभी इंजीनियरिंग एंट्री हो गई है। एयरफोर्स और नेवी इज प्योरली इंजीनियरिंग, टेक्निकल। सीडीएस इज दी ओनली एंट्री, आईएमए और सीडीएस का एक एंट्री है जो आप कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है आर्मी के लिए। नेवी एंड एयरफोर्स हैज बिकम टेक्निकल, आपको इंजीनियर होके ही जाना पड़ेगा, अभी तो लड़कियां भी एनडीए में जाती हैं, तो नाउ इट इज ओपन प्लेग्राउंड फॉर एवरीवन। ये हुआ ऑफिसर एंट्री, एंड देयर आर सोल्जर एंट्रीज आल्सो, जो 12th के बाद। सोल्जर एंट्री इज मोर ऑफ फिजिकल, 1600 मीटर इतने टाइम में करना है आपको करके। इट इज मोर ऑफ अ लेबोरियस थिंग वैसे। एंड सर, गिवन कि आपने बताया कि आपके कोई अंकल गैंगस्टर थे और आपके घर का एनवायरनमेंट जैसा था, तो जब आपने पहली बार कॉल करके बताया कि क्लियर हो गया एंड यू आर गोइंग इनटू नेवी, हाउ वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली? सो द फर्स्ट टाइम जब मैं एनडीए क्लियर हुआ वहां पे, तो मुझे मालूम नहीं था आगे मेडिकल का लफड़ा होगा करके ना। और मैं तो, मेरे पापा यूनियन लीडर थे बड़े,
तो मैं वहां से फोन करके बोल दिया, फोन नहीं होता था ना तभी, एक आध जैसे अभी मोबाइल वगैरह तभी नहीं होता, तो मेरे गली में किसी के घर पे फोन था, तो मैं पापा को फोन करके बोला सेलेक्ट हो गया करके, मुझे भी क्या पता आगे क्या होगा। और वो पापा तो ऐसे थे, फिर उनका बड़ा टशन था वहां पे, पूरा पेड़ा वेड़ा सब बांट दिया, और बाद में 4 दिन के बाद पता चला मैं मेडिकली आउट हो गया हूँ। फिर आके बहुत धुलाई हुई कि साला झूठ बोला टाइप। सेकेंड टाइम वॉज गुड, जब इंजीनियरिंग के बाद व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड अगेन, इंसिडेंटली मेडिकल क्लियर हो गया, मेरिट आना बचा था, और हम थे एक मंदिर में, वी मैं आई बिलीव इन गॉड, बहुत फैनाटिक नहीं हूँ बट आई बिलीव इन अ सुपर पावर। तो हम लोग एक मंदिर में थे केरला में, वहां रात को जब मम्मी को दिन में एक बार फोन कर दे, तब मम्मी ने बोला कि टेलीग्राम आया है एंड तुम्हें नेवल एकेडमी रिपोर्ट करना है। सो इट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट, बिकॉज आप उसी के लिए जिए हो ना, आपने दिन रात वही सपना देखा है, नहीं तो और कुछ हो जाते लाइफ में। गैंगस्टर बनना सबसे इजी था बिकॉज घर का माहौल ही वैसे था, तो बट आप एक अच्छी तरफ जा रहे थे, गन अलग जगह पकड़ना था, बोलते ना कायदे से गन पकड़ना था, तो दैट इज हाउ द नेवी हैपेंड। तो आई थिंक डिटर्मिनेशन मेजर ड्राइविंग फैक्टर था Correct. आपकी जर्नी को चेंज करने के लिए, जो राइट। तो सर नेवी में जाने के बाद जैसे प्रमोशंस होते हैं, तो वो किस बेस पे होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं नेवी के अंदर? सो सी नेवी कैसे ना, कोई भी एनी अदर, ये जहाज में अगर हम होते हैं व्हेन वी आर इन वॉरशिप्स, सो हर डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो जहाज चलाने के लिए कोई होता है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, जो नेविगेट करता है। फिर एक होता है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन संभालता है। फिर जो एक्चुअल शिप चलाते हैं उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलता है, जो शिप को एक्चुअली स्टीयर करते हैं। फिर आपका इंजीनियरिंग ब्रांच होता है जो इंजन्स वगैरह देखते हैं। इलेक्ट्रिकल होता है जो पावर सप्लाईज एंड वेपनरीज देखते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं जो खाना पीना सब देखता है। फिर लीगल वाले होते हैं, पुलिस होता है, नेवल पुलिस, सारे के सारे लोग होते हैं। मेडिकल वाले होते हैं, राइटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, एक अलग ही सोसाइटी। बाहर सबको नेवी एक लगेगा बट अंदर देर आर डिफरेंट। तो कोई ब्रांच बोलेगा मैं तुमसे इंजीनियर हूँ, तुम क्या, इंटरनली मस्ती चलते होती रहती है। फाइनली जो नेवल चीफ बनता है, दे आर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दे आर नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग ब्रांच। जो एक्चुअल जहाज चलाते हैं वो ब्रांच से होता है। हम लोग इंजीनियर्स वाइस एडमिरल तक रुक जाते हैं। अच्छा। और एडमिरल जो बनता है एग्जीक्यूटिव का बनता है। तो सर सी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कई लोगों का सी को लेके एक तो फिजिकल बहुत प्रॉब्लम रहता है सी पे लॉन्ग टाइम रहने से, एक इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि लोगों को ये भी मानना है कि सी इज हॉन्टेड। करेक्ट। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? तो सी आपको ना दूर से समुंदर देख के बहुत मजा आता है ना, कि लहर पास आ रहा है, गाने गाते हैं लोग, ये वो सब। अंदर जाओगे तो लग जाती है आपकी, बिकॉज सी जब तक काम है जब तक सब सही है। जब बरसात होना चालू होता है तो सी स्टेट चेंजेस, ऐसे सी स्टेट जिसको बोलते हैं, जीरो इज लाइक दिस, फिर थोड़ा ऐसे, फिर एक टाइम पे ना आपकी जहाज को उछाल के फेंकता हो। ओके, अभी तुम यहाँ बैठे हो, दिस इज अ स्टेबल प्लेटफॉर्म, यहाँ सब कुछ स्टेबल है। जहाज होता तो ऐसे हिलता, तो मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लग जाती। तो अगर आप पहाड़ों पे गए, व्हेन यू माउंटेन में अगर गाड़ी चलाते हो, तो देयर इज अल्टीट्यूड सिकनेस, मोशन सिकनेस। तो सी में इट्स कॉल्ड सी सिकनेस। तो किसी को तो इतना बैंड बजता, लाइक फॉर एग्जांपल मी, व्हेन आई वेंट टू शिप फर्स्ट टाइम, 7 दिन तो मैं निकला ही नहीं जहाज से। मतलब मैं सीधा नीचे ही, मतलब खाना पीना वाज ओनली दाल खिचड़ी, सिर्फ खाने ऊपर आता था। खाने भी डर लगता था कि अभी उल्टी होगा करके, और आपको एक वॉमिट बैग दिया होता है साइड का। वॉरशिप्स आप टाइटैनिक जैसा नहीं है, वॉरशिप इज वॉरशिप, वो आपको लड़ने के लिए बनाया है, तो आपकी कंफर्ट इज वेरी लेस। सी यूनिफॉर्म पहन के ग्लैमरस लगूंगा, गॉगल ईगल लगा के, बैज बीज लगा के, बाहर आके एकदम ऐसे हीरो, ताकि सारी लड़कियां हमें ही देखे करके, अंदर जाएगी लग जाती है फिर से उल्टी करना पड़ेगा करके ना। सो दैट इज हाउ द लाइफ इज, एंड यू आर सपोज टू डू सो मेनी थिंग्स इन दैट। ये नहीं कि सिर्फ जहाज पे जाना है, जहाज पे जाके यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटीज। वॉर हुआ तो यू हैव टू तुम्हारे मिसाइल्स है, तुम्हारे टॉर्पेडोज है, बहुत सारे ये है, गन्स है, सो मेनी थिंग्स हैपन, इट्स अनसर्टेनिटी। और एक दुश्मन का मिसाइल या टॉर्पेडो आके लग गया तो आपकी लग गई करके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल
in that scenario. So life is not easy. और जहाज जो बोलते हैं ना, रात को जब आप समुंदर में होते हो, ठीक है, वॉरशिप्स में आपके साथ लोग होते हैं 30-40 लोग, बट एक एकांत होता है, यू नो, सडनली यू आर इन मिडिल ऑफ द सी, कुछ नहीं है ये करने, आजू बाजू कुछ नहीं है, और आप वही लॉन्डो को देखोगे बार बार, यू नो. सो वैसे होता था उस जमाने में. सो इट यूज्ड टू बी वेरी, कभी कभी बहुत ये होता था कि यार घर पहुंच जाए टाइप्स, बट दैट्स हाउ लाइफ इज, यू नो, बिकॉज आपने चुना है ना, आप जान के ही चुने हो ये सब. सो इट वाज फन. सर एक आपका पर्सपेक्टिव चाहेंगे कि जो इंडियन नेवी है कंपेयर टू अदर ग्लोबल नेवीज एंड आर कंटेंडर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, हाउ डू वी स्टैंड? और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है और वॉरशिप्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स आ रही हैं, हाउ इज दैट प्रोग्रेसिंग फॉर इंडिया? See, India, we are one of those countries where everyone is looking towards us, है ना. आप भी देखोगे कि भारत ग्रोथ स्टोरी एंड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स. एट द सेम टाइम जब आप ग्रो करते हो आपको उतना खतरा भी है, यू नो. जैसे अभी इजराइल और ईरान का जो चल रहा है, या इजराइल और हिजबुल्लाह का जो हुआ, पेजर में उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया, ये किसी ने सोचा नहीं था आज तक. तो टेक्नोलॉजी इज मूविंग एवरी डे एंड एवरी डे, यू नो. एक जमाना होता था कि यू नो, वॉर यूज्ड टू बी फिजिकल 1-to-1. फ्यूचर वॉर वोंट बी फिजिकल. फ्यूचर वॉर वुड बी साइबर वॉर. फ्यूचर वॉर वुड बी कौन किसका कंट्रोल करता है. अभी तो जहाजें ऐसे आने वाले हैं जिसपे कोई नहीं होगा, जैसे यूएवीज बोलते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स आएंगे, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स आएंगे. मतलब उसमें कोई नहीं होगा, वो आएगा आपको ठोक के चला जाएगा, यू नो. तब आपकी कैपेबिलिटी पे होता है कि आप जो स्टेल्थ आप बात कर रहे हो, कि स्टेल्थ का मतलब ये है कि अगर दुश्मन का रडार घूम रहा है मुझे ढूंढने, जैसे चूहा बिल्ली का खेल है, बिल्ली आपको ढूंढ रहा है तो चूहा का ये होता है कि छुप जाए, मुझे बिल्ली पहचाने ना, जो बोलते हैं कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं ना, जंगल में जो होता है कि आपके बाजू में बैठा होता है, आप पहचानोगे नहीं. सो टेक्नोलॉजी वाइज द शिप्स आर डिजाइन नाउ सच अ वे कि जब आप रडार जब रडार ये करता है, जो शिप की जो सिग्नेचर होती है, व्हेन आई से सिग्नेचर, ये कि रडार को रिफ्लेक्ट के बदले डिफ्लेक्ट कर दे. रिफ्लेक्ट होकर पहचानता है ना, तो अभी स्टेल्थ इज सच है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है करके. दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी. इन कंपैरिजन टू इंडिया इज नंबर 4 और 5 आज की डेट में, इंडियन नेवी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, यू नो. यूएस हुआ, चाइना हुआ करके, टर्न अराउंड टाइम एंड ऑल. चाइना में शिप्स वगैरह धड़ 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 बनती है. हमारे यहाँ इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, यू नो. ब्यूरोक्रेसी हुआ, ये हुआ, बट वी आर गुड, वी आर गुड. हमारे जो ब्रेन्स है, जैसे हमारे डीआरडीओज है, डीआरडीएल्स है, एनएसटीएल्स है, दे आर डे इन एंड डे आउट, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, यू नो. दैट इज हाउ वी आर व्हाट वी आर. सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, बट वही है ना कि डर हमेशा लगा रहता है. व्हेन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज फाइट, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, यू नो. एंड वी आर ऑलमोस्ट वो कगार पे भी आ चुके हैं हम. आज हम जब बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज नॉट इन अ हैप्पी स्टेट, है ना. सब जगह वॉर ही चल रहा है. सो दैट्स हाउ. एक सर आपका आफ्टर नेवी लाइफ कैसा है? आपने कॉर्पोरेट में है, आप एक रनर भी है, मैराथन रनर, तो वो आपकी लाइफ कंपेयर टू नेवी आप कैसे देखते हैं? सो सी, दोनों दो पहलू होते हैं. सो आई मिस नेवी डेफिनेटली, बट अभी भी मैं जुड़ा हूँ फौज से थ्रू वेरियस, यू नो, जैसे पॉडकास्ट हुए या काफ़ी जगह से. आई स्पीक टू लॉट ऑफ मेरे बैचमेट्स अभी भी है. सो जब मैं नेवी कंप्लीट किया 10 years, आई वाज शॉर्ट सर्विस कमीशन. आई हैड अ ऑप्शन टू कंटिन्यू एज अ परमानेंट, बट आई थॉट कि नहीं यार, एक ही लाइफ होता है तो हर चीज़ देखना चाहिए ना. दैट इज़ वॉट माई पर्सपेक्टिव वॉज. ये लाइफ भी, पहले तो सिविलियन ही थे, हार्डकोर गली वाले बच्चे थे, लड़के थे. फिर वहाँ गए, थोड़े सुधर गए, इंग्लिश बोलना जान गए, थोड़ा दारू वीरू पीना सीख गए, फिर वापस आ गए. तो अभी सिविलियन, शादी विधि हो गई, बच्चे, दोस्त हैं. जो दोस्त बचपन के दोस्त थे आज भी वही है, और फिर बीच में सोफिस्टिकेटेड दोस्त भी, हर पहलू के दोस्त हैं. कॉर्पोरेट लाइफ इज ऑल्सो इक्वली चैलेंजिंग. सी, नथिंग इज ईजी, है ना. हम बोलेंगे कि फौजी हमारा ही लाइफ सबसे एडवेंचर है, हम ही सब करते हैं. नथिंग लाइक दैट. जैसे अभी मैं पॉडकास्ट के लिए यहाँ 1 घंटा ऑफिस से यहाँ, अभी मुझे 2 घंटा घर जाना है, तो
बॉम्बे की बात करो, दिल्ली की बात करो, एवरीबडीज लाइफ इज स्ट्रगल, यू नो. एंड क्यों हो स्ट्रगल, होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब लोग अंबानी नहीं होता ना. 5 महीना मैं शादी नहीं कर सकता हूँ ना, तो वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, राइट. एंड लाइफ इज गुड. सी मैं सबको ही बोलता हूँ ना कि एक ही लाइफ होता है, यू शुड एंजॉय टू द मैक्सिमम. लव योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, तो आप दूसरों को रेस्पेक्ट करोगे, राइट. एंड यू डू एवरीथिंग, एंजॉय करो. लाइक आई हैव अ डॉटर 19 years old. मैं सबको वही बोलता हूँ ना कि लाइफ एंजॉय करो, क्या जो करना है करो, सिर्फ ड्रग्स मत करो. ड्रग्स से आप वापस नहीं आओगे. बाकी सुट्टा मारना, ये मारना, सब एक्सपीरियंस करो, देन यू रियलाइज कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए. बट ड्रग्स करोगे, यू वोंट कम बैक. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इज, मैं यही सारा यंगस्टर्स को बोलता हूँ. काफी यंगस्टर्स फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी मैं यही बोलता हूँ हमेशा ना कि सी दिस थिंग. सो कैसे ना, लाइफ, बोथ लाइफ्स आर गुड. अभी आई एम एंजॉइंग दिस फेस. अगर आप वो पहलू देखते हो, शायद अगर मैं नेवी में होता अभी तो प्रॉब्ली पॉडकास्ट नहीं कर पाता, यहाँ नहीं बैठा होता. जो मैं बहुत कुछ करता हूँ, एडवेंचर, रनिंग, बुक लिखना, ये सब नहीं होता, बिकॉज आप एक दायरे में रहते. आप आई थिंक काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस रन करते या हैं. दैट्स राइट, दैट्स राइट. बाकी बहुत सारी चीजें हैं. या सो नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स. So, sir, I think you are also helping a lot the newer generation to join the forces. So, can you elaborate a little bit on that? सो कोविड का जब टाइम था ना, तो काफी यू नो सडनली ये था कि करे क्या ना, घर पे, ऑफिस का भी, एवरीवन वाज इन अनसर्टेनिटी, अब क्या होगा करके. थैंक्स टू इंटरनेट एटलीस्ट लोग कनेक्टेड थे. तो इंस्टाग्राम पे आई यूज्ड टू, मैं रनर हूं तो मैं सिर्फ रनिंग का पोस्ट करता था. तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप इंस्टाग्राम लाइव हमारे साथ आ सकते हो. मुझे लाइव कैसे होता वो भी नहीं पता. तो बोला भैया करना क्या है, तो बोला क्या फौज के बारे में बताओ, बच्चे सुनेंगे आपको. सो व्हेन आई वेंट, पहले तो बहुत तकलीफ हुआ, लाइव कैसे जाते हैं 3-4 बार. बट व्हेन आई वेंट, फिर जब लाइव हुआ तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. काफी तभी मैंने रियलाइज कि जब मैं चौल में ग्रो अप कर रहा था, हमें बताने के लिए कोई नहीं था फौज के बारे में. फिर किताबें कैसे तो पढ़ पढ़ नसीब से बन गए. तभी मैंने रियलाइज किया कि यार ये बहुत बड़ा गैप है इंडिया में, तो क्यों ना यू नो हेल्प करे लोगों को. फिर इंस्टाग्राम लाइव एंड दिस थिंग दैट समहाउ कनेक्टेड बहुत सारे यूथ. मतलब यहाँ से नहीं, शहर का तो ठीक है, देहात, गांव, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं ना, हर शहर हर गांव से, छोटे छोटे कस्बे से बच्चे. इंटरनेट तो सबके पास था. एंड देन दे स्टार्टेड लिसनिंग. और फिर मैं टाइम उनके साथ स्पेंड करता. वीक में एक दिन सैटरडे बोला ये टाइम पे मैं आ रहा हूँ, 600-700 बच्चे होंगे ऑनलाइन. तो उनको, आई एम सो हैप्पी, मोर देन 100 ऑफ देम आर इन अकेडमीज नाउ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. जैसे कल ही किसी का फोन आया, सडनली फोन आया, बोला कि सर मैं आपसे 4 साल पहले एडवाइस लिया था, अभी मैं कैप्टन हूँ आर्मी में करके, दारू का बॉटल भेजता हूँ करके. बोला साले इसीलिए. तो पीपल रिलेट मी विथ ओल्ड मॉन्क. मैं ओल्ड मॉन्क. तो सारे लोग वही है, जब भी आते हैं गिफ्ट में वही चिपका के जाते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी, यू नो, दैट्स द ब्यूटी. तो हमें सिखाने के लिए कोई नहीं था. दैट इज हाउ आई गिव बैक टू द सोसाइटी एंड इन अ गुड वे, यू नो, लाइक. और मैं वही बोलता हूँ कि फौज में उसी को जाना चाहिए जिसका पैशन है. द मोमेंट आप पैसा सोचोगे, फौज आपके लिए नहीं है. द मोमेंट आप सोचोगे मेरी फटेगी वहां जाके, आपकी फटेगी, तो फिर नहीं जाना है उधर, है ना. बिकॉज सी यू प्ले विद लाइफ एंड डेथ. आप जब फौज ज्वाइन करते हो, आप अपना जान लेके रखते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट. तो अगर आपको लगेगा कि मैं मरने से डरता हूं, तो यू शुड नॉट गो. मौत कभी भी आ सकती है वहां पे. कभी किसी को मारना भी पड़ सकता है, मरना भी पड़ सकता है ना. मारने का अगर थ्रिल है तो मरने का भी थ्रिल होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई एडवाइज एवरीवन. एंड आई एम हैप्पी. अभी का जो यूथ है, बीच में मुझे ऐसे लगता था यूथ साला बर्बाद हो गया करके, बट आई एम सो हैप्पी. लास्ट 5-6 ईयर्स वो जोश फिर से आ गया. लोग आईआईटी वगैरह छोड़ के फौज ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी यू नो हैप्पी टू सी साइड. सो दैट्स हाउ. Thanks a lot, I mean, for guiding the youth to join the forces. And again, I also feel कि the youth has a lot of passion towards the forces. और हमारा भी एम यही है इस डिस्कशन से कि और लोगों को पता चले कैसे जाना है, उनको एक मोटिवेशन मिले और एक गाइडेंस भी मिले. एक सर हमारा फन सेक्शन है लास्ट में, वो है, वी कॉल इट ब्रिस्क टॉक. तो आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस. You just answer it whatever you feel like.
Okay. The first one is, what is your biggest fear? Biggest fear. Biggest fear is कि घर लेट हो जाएगा ना, बीवी चिल्लाती है साले है किधर करके ना, तो फटी पड़ी रहती कब फोन आएगा करके. So that is the biggest fear, to be very frank. What do you prefer, money or power? See, it is power. I'm never power hungry. Money, of course, you need money. जितना चाहिए आपको चाहिए. You know, अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं पैसा नहीं चाहिए तो मैं संत आदमी हूँ, right? You need money definitely to live a better this thing. Yeah. What is your biggest learning from Navy? Biggest learning is self belief. You know, अपने आप पे विश्वास रखो. And कोई भी situation आए डट के जियो. You know. And things एक ही will life है. fall in place. Yeah, because see, there is only one life. मैं हमेशा सबको ये मेरा तुम कोई भी पॉडकास्ट एक ही जिंदगी यार. नहीं तो तुमको कुत्ता बिल्ली चूहा बना के भेज देता भगवान. तुमको इंसान बनाया तो एक लाइफ है. यू स्ट्रगल रहेगा. यू नो, आज भी वी आर इन अ गुड फ्रेम, बात करें, कल को क्या हो जाए नोबडी नोज, राइट? कोविड आया तो वी सॉ सो मेनी पीपल. आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स इन कोविड. यू नो, गुड फ्रेंड जो सडनली यू हैव लॉट ऑफ मनी, अच्छा कमा रहे हो, सडनली वो ब्रेड विनर ही चला गया तो एवरीथिंग सब बिखर जाता है. सो कभी घमंड नहीं करना है कि कब साला वक्त बदलेगा ना, बता नहीं सकते. कोई भी हो, अंबानी हो या कोई भी हो, लाइक अनिल अंबानी, वंस अपॉन अ टाइम एंड टुडे इज, ठीक है, अगर उनका बैड स्टेट मतलब वो 25-30 हजार करोड़ का मालिक होंगे, दैट इज हिज बैड स्टेट. 100 हजार करोड़ का नहीं है, दैट इज हिज बैड. सो एवरीवन हैज अप एंड डाउन, है ना. And sir, what is your advice to the youth again? ड्रग्स मत करो यार, वो तो दैट इज बिकॉज व्हाई आई एम हार्पिंग दिस. आई हैव सीन सो मेनी यूथ बर्बाद होते हुए. आई हैव सीन वन ऑफ माय नेवी जूनियर्स, अच्छा लड़का था, यू नो, सिंगल अकेले रह के फिर मारते मारते ही पास्ड अवे. सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग. एंड अदर थिंग इज वर्कआउट करो, स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ. एंड यू नो, कॉलेजेस में जब मैं जाता हूँ, आई हैव अ डॉटर 19, मैं उनको वही बोलता हूँ ना, पहले अपने आप से प्यार करो, किसी और के लिए बर्बाद मत हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में. ठीक है, एवरीथिंग इज अ फेज, यू नो, एवरीथिंग इज अ फेज. सो वो आएगा, यू नो, दैट्स अ गुड फेज विच हैपेंस. वो इमोशनल फेज होता है, बट उसमें बर्बाद मत हो जाओ किसी के लिए जाके. क्योंकि मैंने देखा है, मेरे को बच्चों के मैसेज आते. एक लड़की की मैसेज आई थी कुछ 2 years बैक, सर आई एम गोइंग टू कमिट सुइसाइड करके. मुझे वीडियो कॉल आया था वहां से ना, मैं सुइसाइड करने जा रही हूँ. यू कैन इमेजिन माई सिचुएशन, बिकॉज मैं जानता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू बच्चों को जानता हूँ ना. देन काफ़ी काउंसिल किया, देन एवरीथिंग स्टॉप. 1-2 साल मुझे पता भी नहीं चला. आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड, क्या हो गया. फिर एक दिन बोलते हैं कि यू नो, आई एम इन US करके, थैंक्स फॉर गाइडिंग मी दैट डे. बेटी जैसे आपने गाइड किया, आई लेफ्ट एवरीथिंग. वो बंदे को भी छोड़ दिया मैंने, ऐसे वैसे. सो इट फील सो हैप्पी. So the point here is love yourself, spend time on you. You know, ये नहीं कि selfish होना है, but spend time on you. Workout करो. It is very very important to have a good workout. And आगे life ना, see our life, अभी का जो generation है, अभी हमारे पापा 80 years के, शायद जब मैं 80 years तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, हमारे आगे का generation वहां तक भी नहीं पहुंचेगी. 65 would be the average age. So 65 मतलब you are already 30s में होंगे बहुत. तुम्हारे जीने के लिए 30 साल बचे हैं, तो उसमें क्या ही करना है ना. सो लिव योर लाइफ फुली, एंजॉय, ये सब कुछ करो लाइफ में, राइट. Thanks a lot for the message, sir, and thanks a lot for coming here. This was very insightful and a fun discussion also for me. So learned a lot from you. All the best for you, and drive the good content, drive good people.